महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। इंतजार कल खत्म होने वाला है। जी हां, 10वीं के छात्रों का इंतजार कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। 10 लाख से ज्यादा छात्रों के इंतजार पर अब कहें कि ब्रेक लग जाएगा। रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बोर्ड प्रशासक, संभागीय आयुक्त रिजल्ट घोषित करेंगे। तो कल शाम 5 बजे रिजल्ट आने वाला है 10वीं के बोर्ड का। आपको बता दें कि इससे पहले 12वीं के बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। बेहतर नतीजा 12वीं के तीनों संकाय का रहा, लेकिन अब 10वीं के छात्रों के भी अब रिजल्ट का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। और ये बड़ी खबर, कल शाम 5 बजे रिजल्ट जारी होने के साथ संपन्न होगी और पता चलेगा कि आखिर कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, किसने बाजी मारी है, कौन अव्वल रहा है। और ये बात भी बतानी जरूरी हो जाती है कि ये कोई आखिरी इम्तिहान नहीं है। नतीजा जो भी होगा बेहतर होगा और इसके बाद परीक्षाएं हर वक्त देनी होती हैं, तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। पहले से ही हम आप सबको कहना चाहेंगे और हमारी तरफ से तमाम उन 10 लाख से ज्यादा छात्रों को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट कल के इस रिजल्ट के लिए। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल शाम 5 बजे 10वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही 10 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। बोर्ड के सेक्रेटरी कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। आपको बता दें, पिछली बार या इस बार की अगर बात करें तो 10वीं में 10,62,341 छात्र शामिल हुए। पिछले साल की अगर बात रिजल्ट के प्रतिशत की जाए तो 90.49% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे, सफल रहे। गर्मी की बात करते हैं। प्रदेश में गर्मी का पारा लगातार हाई है और आज प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा रहा? चुरू जिला सबसे गर्म रहा है। चुरू में आज तापमान 51 डिग्री सेल्सियस, जी हां 51 डिग्री सेल्सियस तापमान आज चुरू का देखने को मिला है। पारा हाई है और आज प्रदेश में सबसे गर्म जिला चुरू रहा है। यहां का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। श्री गंगानगर की अगर बात करें तो श्री गंगानगर में भी पारा 49.4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। और इस दौरान पिलानी और फलौदी 49.4 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान रहा। राजधानी जयपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बूंदी में भी कोई राहत नहीं है। बूंदी भी पूरी तरह से भट्टी की तरह तप रहा है, गर्मा रहा है। बूंदी की बात करते हैं, 47 डिग्री सेल्सियस बूंदी का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और अलग अलग इलाकों में बूंदी में 7 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। 7 लोगों की जान जा चुकी है बूंदी में। भीषण गर्मी से ये सभी मौत की बात कही जा रही है। तो ना सिर्फ ये गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, ये गर्मी लोगों की जान भी ले रही है। जानलेवा ये गर्मी साबित हो रही है लोगों के लिए और इस गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। यहां पर हम बात अब जिस तरह से आपको बता रहे हैं, बूंदी में भी तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि यह गर्मी जल्द से जल्द शांत हो, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया था 30-31 तारीख तक, तो कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और इस भीषण गर्मी के बीच में सरकारी महकमों में, सरकारी ऑफिस में कामकाज लगातार जारी और कई सरकारी महकमों में कार्मिकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ हैं सरकारी कार्यालयों के हालात और क्या कुछ हैं बिजली पानी की व्यवस्था, इस भीषण गर्मी के मद्देनजर ये जानने के लिए रियलिटी चेक किया गया न्यूज 18 की टीम की तरफ से। जोधपुर की न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने जोधपुर के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के मुख्यालय पहुंचकर गर्मी के बीच कर्मचारी काम करते हुए देखे। वहां हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया।
परवान पर है और ऐसे में सरकारी महकमों की क्या है हालात, ये जानने के लिए रियलिटी चेक करने के लिए हम आज पहुंचे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, यानी कि एलिमेंट्री ऑफिस है, शिक्षा विभाग का ऑफिस है। और इस ऑफिस में क्या हालात है बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर के, यह जानने का प्रयास करने के लिए आज न्यूज 18 राजस्थान और जोधपुर की टीम आ चुकी है इस ऑफिस के अंदर। और ऑफिस में घुसते ही देखिए, सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि ये रिसेप्शन का जो एरिया है वह एरिया है। हालांकि यहाँ कर्मचारी नहीं है, लेकिन बिजली और पंखों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपसे छुपी नहीं है। दिन का समय है, घड़ी में 11 बज रहे हैं। घड़ी भी सरकारी महकमे की ही है, जहां 11 बजे का समय बताया जा रहा है। और ऐसे में आप देखिए जो स्थिति है वो यहाँ नजर आ रही है। हालांकि पानी के लिए एक कैंपर यहाँ है जो रखा गया है। अब देखने लायक रहेगा कि यहाँ क्या स्थिति नजर आती है। यह एक गैलरी पोर्च एरिया है, विभाग के दोनों तरफ ऑफिसेज हैं। ऑफिसेज में क्या स्थिति है, क्या नजारा है, यह जानने का प्रयास करते हैं। और यह जानने के लिए हम पहुंचते हैं इनके ऑफिस के अंदर, किस तरीके से यह सारा घटनाक्रम है, क्या कुछ स्थितियां हैं, यह देखने की बात करते हैं। और यह एक विभाग का ऑफिस का कर्मचारी यहाँ मौजूद है जो कि अपने स्थिति को किस तरीके से देखते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा एक कमरा है जिसमें 2 कूलर लगा रखे हैं। और कूलर को लेकर के अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की व्यवस्था है, वो जानने का प्रयास करते हैं। कूलर कब लगे हैं आपके यहाँ? सर कूलर तो लगे हुए थे, पहले ही लगे हुए थे? हाँ। शुरू से लगे हुए हैं? जी शुरू से लगे हुए। आप जब से नौकरी कर रहे हैं तब से कूलर देख रहे हैं? अच्छा। और इसको शुरुआत के लिए देख रेख रखाव हम लोग ही करते हैं। आप लोग ही करते हो? तो आप ही ने लगा रखे? नहीं, हमने नहीं लगा रखे, तो प्रशासन तरफ से लगे हुए हैं। अच्छा, देख रेख आप करते थे। अरे शंभू सिंह जी, आपसे तो मैं परिचित हूँ भली भांति। क्या कुछ है व्यवस्थाएं और किस तरीके से? जहां तक सरकार की व्यवस्था भी होती है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी अपने खुद के क्लब से पैसे इकट्ठे करके कूलर की व्यवस्था करते हैं। इन हालात के अंदर हम सरकार का इंतजार नहीं कर सकते। हम स्वयं जो टीचर्स कर्मचारी बैठे हैं वो सब अपने पैसे मिलाकर कूलर लाते हैं, पानी डालते हैं और गर्मी की माकूल व्यवस्था करते हैं। अभी जो स्थिति है, अगर बात करें जोधपुर की, जोधपुर में जिस तरीके का माहौल है, 47, 48, 49 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, काम लगातार चल रहा है। ग्रामीण स्तर पे भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। क्या लगता है और क्या स्थिति रहने वाली है? हम एक्चुअली मारवाड़ से हैं, गर्मी कुछ तो आदि है, लेकिन जितनी गर्मी इस बार पड़ रही है, लेकिन हमने सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाए और जनता का काम कभी डिस्टर्ब नहीं हो। हम समय पे आते हैं और समय पे जाते हैं। और देखिए, ये रियलिटी चेक में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि छुट्टियों का समय है, शिक्षा विभाग का ऑफिस है, लोग आते हैं। आरटी प्रवेश को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं, लोग आते हैं। लेकिन सामान्य दिनों के मुकाबले गतिविधियां, हलचल थोड़ी कम है। लेकिन यह भी तय है कि जिस तरीके से गर्मी का आलम है, उसमें कहीं ना कहीं कूलर भी बेसहारा है। ये बात जरूर है कि इन ऑफिसेज में कर्मचारियों के लिए एसी की व्यवस्था नहीं देखी गई है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। कुल मिलाकर गर्मी ने इन दिनों रौद्र रूप धारण किया हुआ है। बाड़मेर जिले को विश्व भर के सबसे गर्म शहरों में गिना जाता है। इसकी गिनती सबसे गर्म शहरों में होती है और यहां का तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का प्रभाव इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन पर भी नजर आ रहा है। हीट वेव के चलते प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत है, उन स्थानों पर पानी के टैंकर सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर के अलग अलग स्थानों पर टेंट और पानी के कैंपर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान में इन दिनों हीट वेव चल रहा है और इससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई जिला हुआ है तो वो बाड़मेर जिला है। और यहाँ पर लगातार हीट वेव जो है वो पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल जो 49.3 डिग्री का जो टेम्परेचर था, आज भी कमोबेश करीब, हालांकि कुछ राहत मिली है, लेकिन कमोबेश 46 से 47 डिग्री का टेम्परेचर है। मैं बताना चाहूँगा कि अब जो ये हीट वेव है, ये आम मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पक्षी जो है वो पानी से इस गर्मी में बचाव की कोशिश कर रहे हैं। पानी के अंदर जहाँ पर क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाएं करी है, तो वो लोग जो है, ये पक्षी जो है वो पानी से बचाव कर रहे हैं, पानी में लगातार नहा रहे हैं। और कई इस तरीके की भी जो दृश्य सामने आए हैं जहां पर पक्षी जो है, पशु पक्षी जो है, इस गर्मी की वजह से लगातार उनकी मौत हो रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, किस तरीके की गर्मी है? बहुत भयंकर है गर्मी में। किस तरीके की राहत मिल रही है और गाँवों में क्या स्थितियाँ हैं? गांव में तो बहुत बुरी हाल है।
अच्छा, क्या पशुओं के लिए ये गर्मी बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है? बहुत पक्षी मर रहे हैं बहुत। आप कहाँ से आए हो वैसे? हम ऊंदरोड गांव से आए सर। ऊंदरोड गांव से आए। ऊंदरोड से आए हो? हाँ। अच्छा, किस तरह की गर्मी है गाँव में? बहुत खतरनाक है साहब, बहुत। अच्छा, तो पशु और पक्षियों के लिए ये गर्मी कितनी खतरनाक साबित हो रही है? बहुत हानिकारक है पक्षी के लिए, खतरनाक है। अच्छा, गर्मी से बचने के लिए क्या कोशिश करते हैं आप लोग गाँव में? गांव में साहब क्या करें, लाइट ही नहीं, टाइम पे लाइट ही नहीं आ रही है, दिन में लाइट ही चली जाती है। कोटा में यूपी, बिहार और झारखंड से लड़कियों को लाकर बेचा जा रहा है और इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसके साथ ही एक नामी गिरामी व्यापारी त्रिलोक चंद नाम का सामने आया है। उस पर यह आरोप है कि व्यापारी के इशारे पर, यानी इसी व्यापारी के इशारे पर यह पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। इस मामले में अब परत दर परत कई और राज खुल रहे हैं और कई चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश। नामी व्यापारी के इशारे पर चलाया जा रहा था रैकेट। प्रेमनगर की फ्लैट में चलाया जा रहा था रैकेट। यूपी, बिहार और झारखंड से लाते हैं लड़कियां। शादी के नाम पर लोगों को किया जाता है सुपुर्द। बालिकाओं की खरीद फरोख्त के चलाए जा रहे रैकेट के भंडाफोड़ मामले में अब कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी यूपी, बिहार व झारखंड से 20 से 30 हजार रुपए में नाबालिग बालिकाओं को खरीद कर लेकर आते थे और कोटा में एक फ्लैट में बंधक बनाकर न केवल उनके साथ शारीरिक शोषण करते थे बल्कि 2 से 5 लाख रुपए में उनका शादी के नाम पर सौदा कर देते थे। दरअसल ये मानव तस्कर का खेल कोटा के प्रेमनगर के एक फ्लैट में चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में झारखंड की रहने वाली गीता सिंह, कोटा के बोरखेड़ा के रहने वाले देवकी नंदन को गिरफ्तार किया था, जबकि दीपिका नाम की महिला आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि महिला इतनी रसूखदार है कि कई बार पाबंद और गिरफ्तार होने के बाद भी फिर से इस धंधे में लिप्त हो जाती थी और देश के अलग अलग कोनों से लड़कियां लाकर यहां बेचने का अवैध कारोबार करती है। इस मामले में अब तक 3 नाबालिग लड़कियों को इनके चंगुल से छुड़ाया जा चुका है। आरोपी जो है गिरफ्तार किए, झारखंड का भी जाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहां से बच्चियां लाकर और फिर उसके बाद यहाँ पर रखकर और उनको बेचा जाता है। नाबालिग लड़कियों को 20 से 30 हजार में खरीदकर 2 से 5 लाख रुपए में सौदा किया जाता था। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि इन लड़कियों को बंधक बनाकर उनको जान से मारने की धमकी देकर उनका सौदा किया जाता है। आरोपी महिला अपने साथियों के साथ मिलकर अब तक 12 से अधिक लड़कियों की शादी कराकर दुर्व्यापार करा चुकी है। बाल कल्याण समिति की टीम अब नाबालिग लड़कियों की काउंसलिंग करने में जुटी हुई है। बच्चों को प्रेमनगर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में रखा गया है। उन बच्चों के साथ अन्य बच्चे भी थे, जबकि ये 2 ही रेस्क्यू करके आए हैं। वो त्रिलोक चंद मालपानी करवाता है हमसे और ये गीता आंटी करती है और छोटी बच्चों को ये डेकोरेशन करके और साड़ी वगैरह पहना के सजा के और बेचने का, जो इस तरह से झूठे शादी रचा के देने का और पुण्य प्राप्त करके फिर पुण्य देने का, एक राशि प्राप्त करना बच्चों को। इतना ही नहीं, आरोपी लड़कियों को साड़ी पहनाकर श्रृंगार कराकर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण करवाते थे और फिर एक के बाद एक कई लोगों को शादी के नाम पर बेच देते थे। एक लड़की कई बार लोगों का शिकार हो जाती थी। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग बालिकाओं को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवा दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि लंबे समय से चलाए जा रहे इस रैकेट के मामले में कई आरोप और शिकायत के बाद भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
यह खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर 23 तारीख से लेकर 26 मई को किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई। इस दौरान देश भर से आए खिलाड़ियों के बीच राजस्थान का प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा। टोंक के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड मेडल समेत प्रदेश भर में सबसे ज्यादा 7 मेडल्स जीते हैं। गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब अगस्त में हंगरी में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ी टोंक पहुंचे तो परिजनों समेत लोगों ने माला पहनाकर जुलूस निकाला। बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ से अपनी जो टीम थी राजस्थान की, वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर नेशनल खेलने के लिए गई थी, जिसमें टोंक जिले से 23 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे। उसमें से 1 खिलाड़ी के अपने यहाँ से गोल्ड हैं और 2 खिलाड़ी सिल्वर और 4 खिलाड़ियों के ब्रॉन्ज मेडल हैं। मेरा नाम अव्यांश मीणा है। मैं नेशनल में गोल्ड जीत के आया हूँ और इंटरनेशनल में और कोशिश करूँगा गोल्ड जीतने की। मेरा नाम कुशाल वर्मा है। मैंने महाराष्ट्र पुणे में सिल्वर मेडल जीता है और मैं इंटरनेशनल खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। और हमें खेलने की प्रेरणा हमें रमेश जी सर ने दी थी। प्रदेश और देश में क्या चल रहा है, इसके साथ साथ दुनिया में क्या चल रहा है, यह भी जानना जरूरी है। रूस ने धमकियां तो परमाणु बम की कई बार दी हैं, लेकिन इस बार अब की बार रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की जो धमकी दी है वो चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी है। यूक्रेन युद्ध में रूस खार्किव को रौंद रहा है। ज़ेलेंस्की 3 देशों की यात्रा पर हैं ताकि यूक्रेन को मदद मिल सके, और इन सब के बीच पोलैंड ने ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसकी पुतिन बहुत खतरनाक सजा भी दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूक्रेन से आई तबाही की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका युद्ध यूक्रेन की करीब 60% जमीन पर बर्बादी की कहानी लिख चुका है। रूस की तोपों का मुंह इन वर्षों में कभी बंद नहीं हुआ। शहर, कस्बा, गांव, गली, यूक्रेन में आप कहीं भी चले जाएं, मलबे ही मलबे बिखरे पड़े हैं। ताजा तस्वीरें खार्किव की हैं। यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस की फौज आग बनकर बरस रही है। खार्किव वही रीजन है जिस पर रूस ने 2022 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की फौज ने जबरदस्त फाइट बैक किया और रूस जब दोबारा खार्किव के खिलाफ अभियान चला रहा है तो यूक्रेन की फौज एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का गेटवे है। खार्किव पर कब्जे से पुतिन की सेना को न सिर्फ हारे हुए इलाके को जीतने का सुख मिलेगा, बल्कि सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। खार्किव रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि पुतिन कीव से पहले खार्किव पर पूर्ण विजय के लिए सेना को करो या मरो का आदेश दे चुके हैं। खार्किव के अलावा रूस की सेना इस वक्त माइकोलाइव में भीषण युद्ध लड़ रही है, लेकिन युद्ध की इन भयानक तस्वीरों से भी ऊपर वो खबर आपको दिखाती हैं जिसकी सच्चाई रूस और यूक्रेन को ही जलाने वाली नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। रूस ने अमेरिका को दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। रूस की जमीन पर हुआ हमला तो 3rd वर्ल्ड वॉर तय। पोलैंड ने आग में घी डालने का किया काम। पोलैंड वही देश है जो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार सप्लाई का सबसे सुगम रास्ता मुहैया कराता है। यही कारण है कि पोलैंड पुतिन की आंखों का कांटा रहा है, लेकिन नाटो का सदस्य होने के कारण पुतिन अब तक पोलैंड पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे हैं। बावजूद इसके कि पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर अपने परमाणु हथियार भी तैनात किए। पोलैंड को बारंबार धमकी भी दी, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वाला रास्ता बंद करने से इनकार कर दिया। यह पोलैंड पुतिन के लिए युद्ध में नासूर बन चुका है, लेकिन यहाँ पोलैंड के एंगल से युद्ध की विभीषिका की दास्तान नहीं, बल्कि रूस की इस धमकी की डिटेल देखिए कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध
तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है, यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर कोई भी अमेरिकी हमला तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। अमेरिकियों द्वारा हमारे ठिकाने पर निशाना साधने का मतलब विश्व युद्ध शुरू करना है। और एक विदेश मंत्री, यहाँ तक कि पोलैंड जैसे देश के विदेश मंत्री को भी ये बात समझनी चाहिए। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अभी रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की की टिप्पणी पर यह बयान दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की ने दावा किया कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका रूसी ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ही वो ताकत है जिसकी वजह से अपने से कई गुना शक्तिशाली रूस से यूक्रेन लोहा ले रहा है। पुतिन के सलाहकार और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इसके पहले कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। हालांकि उन धमकियों का कोई असर यूक्रेन पर नहीं हुआ। उल्टे नेटो ने ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई और बढ़ा दी। अब रूस ने अमेरिका को ताजा धमकी दी है, तो इसका कारण है आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बेल्जियम पहुंचे हैं। बेल्जियम ही वो देश है जो अमेरिका के ऑर्डर पर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहा है। या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उन F-16 फाइटर जेट को भी देखा जो इसी साल यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ज़ेलेंस्की बेल्जियम के बाद स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के दौरे पर जाने वाले हैं और इन सारी यात्राओं का एक ही मकसद है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार मिले। रूस के हमले बढ़ने के बाद यूक्रेन हथियारों की भारी कमी का सामना कर रहा है। ज़ेलेंस्की के जनरल दुनिया को बता चुके हैं कि उनके पास जो मौजूदा हथियार है उनसे रूस का मुकाबला ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक किया जा सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि F-16 जैसे विमान जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन पहुंचे। और दूसरी ओर रूस है जिसे आशंका है कि ज़ेलेंस्की को F-16 मिला तो रूस असुरक्षित हो जाएगा। F-16 दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट है। अमेरिकी निर्माता लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दुनिया भर में 25 से ज्यादा देशों के पास F-16 विमान है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। रूस के बाद खबर राजसमंद से आ रही है। बड़ी खबर है कुंभलगढ़ से, बड़ी खबर जहां 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई है। इस घटना में 3 युवकों की मौत की सूचना मिल रही है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल